ये तो ऐसे ही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। जब मैंने 2G की स्पेक्ट्रम की केस ली तो मैंने कहा क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब थोड़ा आशा जगी है, क्योंकि राजा जेल के अंदर, उसके बाद कन्नीमोड़ी चले गई, थोड़े दिन में चिदम्बरम भी जाएगा अंदर, और राजा चले जाएं, तमिलनाडु के राजा चले जाएं तो दिल्ली की रानी को कैसे छोड़ सकते हैं, उसको भी अंदर करना है। तो अब विश्वास आ गई है, परंतु ये सिर्फ 2G का सवाल नहीं है। ये आज जो भ्रष्टाचार फैली है उसका जो बहुआयाम असर है उसको देखना चाहिए। भ्रष्टाचार माने क्या? अपने पद का दुरुपयोग करके जिनको जो लायक नहीं है उनको पैसे मिलने के कारण उनसे उनको लाभ प्राप्त कराना, यह है भ्रष्टाचार। कहा कि रामदेव कौन होते हैं भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के लिए, वो काला धन लेते हैं। अब रामदेव ने कोई पद का दुरुपयोग तो नहीं किया है। मैं कल काला धन के 1000 रुपए लेकर के टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाला को दे देते तो टैक्सी वाला भ्रष्ट हो गया, क्योंकि उसने उसका लिया। मोटी बात यह होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग हुआ है, चाहे पुलिसमैन हो या मंत्री हो, संतरी हो मंत्री हो, पद का दुरुपयोग होना चाहिए, तब ही हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। यह क्योंकि काला धन है, इसके कारण हो रहा है। और आखिर में देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा पर इसकी असर होती है। आप तो जानते हैं कि डिफेंस में कौन सा हथियार खरीदना है, इसमें रिश्वत ली जा रही है। अभी हम 40,000 करोड़ रुपए के विमान खरीदने वाले हैं। कौन सा विमान खरीदना है, इसमें बहस चल रही है। परंतु फ्रांस की प्रेसिडेंट की बीवी, वो भी इटालियन है, कार्ला ब्रूनी, तो उसको इटालियन में भाषा बोलने के लिए उसको मौका मिल गया हिंदुस्तान में। यहाँ है सोनिया गांधी, उसके खास आदमी, मैं चमचा नहीं कहूंगा, खास आदमी आज डिफेंस मिनिस्टर है। तो दबाव डाल रही है कि फ्रांस की प्लेन को खरीदना है। एयरफोर्स कुछ भी कहे, बोफोर्स में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय फ्रांस की गन के लिए आर्मी ने कहा था, लेकिन जबरदस्ती स्वीडन का खरीदा गया। इसी प्रकार से आज हमारे जाली नोट जो आ रहे हैं, वो किसके लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो काला धन है, इस काला धन विदेश में जाकर हवाला के जरिए फॉरेन एक्सचेंज बनती है। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर वहां जिस कंपनी से भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी पेपर खरीदती है, उसी से क्रिमिनल्स भी खरीदते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स यहां बहुत पैसा कमाते हैं, काला धन, और वो विदेशों में जाकर उसी कंपनी से पेपर खरीदकर उसकी प्रिंटिंग करके नेपाल के जरिए लाते हैं। हमारे देश में आज लगभग 40% जो मनी सप्लाई है, ये ISI की प्रोडक्शन है। ISI जाली नोट उत्पादन कर रही है। तो इस तरीके से बहुआयाम असर है। ये मत सोचिए कि भ्रष्टाचार दो राजनीतिज्ञों के, दो, एक बिजनेसमैन और एक राजनीतिज्ञ के बीच में है, और एक राजनीतिज्ञ अमीर हो जाता है। और यही 2G में सब है। ये 2G क्या है? मैंने मजाक में एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए 2G सोनिया जी और राहुल जी है। कॉर्डलेस टेलीफोन जो होती है वो है 1G। G माने जनरेशन, पीढ़ी। और जब हम बोलते हैं वाणी जाती है वेव में, और सिर्फ वाणी जाती है और कुछ नहीं जाती।
2G में भी वेव में जाएगी, परंतु वो वेव ज्यादा साइकिल्स होंगे उसमें। उस साइकिल्स के कारण आप ईमेल भेज सकते हो, SMS भेज सकते हो, MMS भेज सकते हो। फिर थर्ड जनरेशन 3G, उसमें और भी साइकिल्स हैं, और उस कारण से आप वीडियो भेज सकते हो। आप फोन कर रहे हो, जो रिसीव करेगा उसका चित्र देख सकते हो, उसका चित्र मतलब उसका वीडियो देख सकते हो और बात कर सकते हो, जैसे आप दोनों साथ बैठ करके बात कर रहे हैं। वो गया इसके लाभ में, कंपनी के लाभ में। और कंपनी इतने खुश हुए कि उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए राजा को दिया रिश्वत में। 60,000 करोड़। ये 15 साल पहले मैं साइकिल में जाते हुए देखा है इसको। अब ये करोड़ 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 अरब 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 पति बन गया। परंतु उसने वो समझदारी की, उसने कहा कि ये सारा तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे रहनुमा बहुत हैं, उनको देना है। उसने करुणानिधि को 18,000 करोड़ रुपए दे दिया, या 15,000 करोड़ रुपए दे दिया। करुणानिधि की 3 बीवी हैं और कई बच्चे हैं, तो थोड़ा ज्यादा देना ही पड़ेगा। फिर चिदम्बरम को 5,000 करोड़ थोड़ा अपने के लिए रख लिया, और दिल्ली की रानी को 36,000 करोड़ रुपए दिया। 36,000 करोड़ रुपए। तो ये रहनुमा सबको मिलने के बाद ये सुरक्षित हो गया। वो सोचा अब कुछ नहीं होने वाला है, कोई ने कुछ उठा रहा था। तब मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री मेरा पुराना मित्र है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, अपने सिर्फ बता रहा हूं। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई, थोड़ी दिन मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो उनको जानता था। फिर संबंध बने रहे, और एक दिन उसने सारा हिंदुस्तान छोड़ करके जिनीवा में जाकर बैठ गए। मैं जब मिनिस्टर बना तो मैंने उसको फोन किया, कहा कि वापस आओ, देश की सेवा करो। तो चंद्रशेखर गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एडवाइजर बना, तो मेरा इकोनॉमिक एडवाइजर था। और जब नरसिम्हा राव आए, उन्होंने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और नरसिम्हा राव ने मुझे भी कहा कि तुम भी मंत्री बनो। मैंने कहा मैं कांग्रेस में मेंबर नहीं बनूंगा। तब उन्होंने फिर एक कमीशन बनाया, गैट कमीशन, इंटरनेशनल ट्रेड लेबर स्टैंडर्ड्स की, और कैबिनेट रैंक दिया और कैबिनेट मीटिंग अटेंड करने के लिए अनुमति दी। तो मैं नरसिम्हा राव की सरकार से काम किया। सारा उनको जो ब्लूप्रिंट दिया, उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाकर कहा ये करना वो करना, सारा दम उन्होंने ही दिया। अखबार वालों ने मनमोहन सिंह को क्रेडिट दे दिया। क्रेडिट जाना चाहिए पहला नरसिम्हा राव। जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब तो इकोनॉमिक रिफॉर्म उन्होंने क्रियान्वित कर लिया, और अब प्राइम मिनिस्टर है, नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह को इतने सालों से जानते जानते मैं इतना तो पहचानता हूं कि उसको रीढ़ की हड्डी नहीं है। अच्छा आदमी है, असली सरदार तो मैं हूं, वो सरदार नहीं है। तो उसको मैंने चिट्ठी लिखा, जवाब नहीं दिया। मैं मिला पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, पूछा उससे, वो सिर्फ हंसे और कुछ नहीं बोले। तो मैंने दूसरा चिट्ठी लिखा, तीसरा चिट्ठी लिखा, चौथा चिट्ठी लिखा, पांचवा चिट्ठी लिखा। 2 साल चले गए, और राजा मौज कर रहा था, उसके कपड़े बदल गए, सब पेरिस से और लंदन से इंपोर्ट करने कपड़े पहनने लगा। और ये मुझे पता था ये सारा पैसा कैसा असर होगा। एक मुझे बहुत एक बात पर मुझे क्रोध आया। ये स्वान टेलीकॉम और ये यूनिटेक, इन्होंने अपनी लाइसेंस बेच दी। किसको? एटी सलाट को, और दूसरे ने टेलीनॉर को। जब शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया इंटेलिजेंस ब्यूरो और RAW की रिपोर्ट के आधार पर कि देश में एटी सलाट को कोई बिजनेस करने नहीं देना है।
क्योंकि ये पाकिस्तान आईएसआई का मोर्चा है और इसका जो इंडियन ब्रांच है उसका जो एमडी है शहीद बलवास, ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है। ये होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है। और टेलीनॉर सारा इक्विपमेंट चाइना की मिलिट्री से खरीदती है, साइबर वॉरफेयर कर सकती है। हिंदुस्तान में वो कभी कोई बिजनेस करेगी तो आगे इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होगा तो साइबर वॉरफेयर के जरिए सारा हमारे कंप्यूटर को फेल कर देगा। सिर्फ प्रधानमंत्री को बताना है और प्रधानमंत्री को कुछ कहने के लिए अधिकार नहीं है। ये क्यों बदला? क्योंकि डीएमके ने प्रेशर डाला और ये रीढ़ की हड्डी नहीं है, डब्बू है, मान लिया। और ऊपर भी प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ना, वो 10 जनपद में बैठी हुई। लोग कहते हैं क्यों नाराज है तुम आप सोनिया गांधी के खिलाफ? वो बेचारी बहू बनने जाती है, साड़ी पहनती है, टीका लगाती है, नमस्ते करती है। इससे मैं तो गुमराह नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है कि रामायण में सीता देवी गुमराह हो गई क्योंकि रावण भगवा वेश पहन कर आए तो वो दक्षिण रेखा पार कर गई। वो नहीं करूंगा। तो ये दाम जो उन्होंने ये मुक्त कर दिया, ये दोनों तय करेंगे, कोई और नहीं तय करेगा। तो चिदम्बरम की लिखी हुई दस्तखत है जहां ये और राजा दोनों ने कहा कि 2001 के दाम पर बेचनी है स्पेक्ट्रम को। तो यदि राजा अंदर है तो फिर चिदम्बरम को भी अंदर जाना चाहिए और चिदम्बरम को तो डबल कारण से जाना चाहिए। एक तो इसके लिए और दूसरा एटिसलाट और टेलीनॉर को रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि इसके लिए इसके पीछे भी कुछ पैसा ही होगा, यहां भी भ्रष्टाचार। तो हमारे देश के लिए आज खतरा है। चाइना के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी आज सारा जगह टावर लगा दी। क्या है हमारी देश की सुरक्षा? चिदम्बरम आज इंडिया का राजनीति में विदेश में रखे हुए पैसा में नंबर 2 है, 50,000 करोड़। नंबर 1 कौन है? सोनिया गांधी, 1 लाख करोड़ रुपए। कहां जमा है मुझे पता है और मैं निकाल सकता हूं यदि हमारे पास सरकार होती है, क्योंकि सरकार को ये पैसा निकालने के लिए एक ही करना है, ऐलान करना है। जो आज नया जो स्विट्जरलैंड की कानून बनी है उसके अनुसार सरकार ऐलान कर दें कि जो भी भारतीय की विदेश में स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट है उसका राष्ट्रीयकरण हो गया है। और यदि कोई उस डिपॉजिट बैंक अकाउंट होल्डर सरकार को आके कहें कि मेरा अकाउंट जायज रूप से हमने पैसा जमा किया है तो उस अकाउंट को वापस कर देंगे, और जो वो नहीं कर सकते वो पैसा सब हमारी है और स्विट्जरलैंड का दायित्व है ये देने के लिए। ये सरकार तो दे नहीं सकती, कर नहीं सकती। उसके लिए जब भी मेरी चिट्ठी आई प्रधानमंत्री ने उसमें लिखा वेरी सीरियस चार्ज, प्लीज एडवाइस। बाबू को भेजा है, बाबू ने कहा नथिंग इन इट, प्लीज इग्नोर। उसको इकोनॉमिक्स ही पता है, कानून नहीं पता है तो छोड़ दिया। तो कोर्ट को गुस्सा आ गया और उसको निकालने के, इसको यानी टिप्पणी करने में, उसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा बाप रे बाप, ये तो फिर रिजाइन करना पड़ेगा इसको। तो मैंने कहा नहीं, इसको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं। और रिजाइन उसको करना नहीं पड़ा। उसमें मेरे ऊपर लोग गुस्सा हो गए, इसको क्यों बचाया? तुम्हारे दोस्त है इसीलिए बचाया? नहीं। ये चले जाएगा तो फिर कौन आएगा प्रधानमंत्री? वही विश्वकन्या सोनिया गांधी, वही चुनेगी कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। इससे कोई अच्छा हो रहा है? सारा यूपीए चले जाए, उसमें मनमोहन सिंह भी चले जाए, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन ये सिर्फ ये जाए। तो आजकल मनमोहन सिंह थोड़ा बदल आया, हो सकता है थोड़ा पीठ की हड्डी उगने लगी उसके बदन में, मैं नहीं जानता, पर थोड़ा कुछ कर रहा है।
देखेंगे। तो मैंने, सरकार ने फिर मुझे कहा कि आप क्रिमिनल केस डाल सकते हैं। तो मैं कोर्ट में गया, ये स्पेशल कोर्ट है, वहां मैंने क्रिमिनल केस फाइल की है, सीबीआई ने भी फाइल की है। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो। सीबीआई कहते हैं कि भाई ये मेरा हमारे सिर में बैठेगा तो सिर दर्द हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अलग के लिए कहा अलग हो जाएगा। परंतु मैंने जज को कहा कि मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाइए। तो जज ने कहा ये तो कैसा हो सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो सिर्फ सरकारी वकील बन सकता है। तो मैंने कहा नहीं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये भी प्रावधान है, ये भी प्रोविजन है कि एक साधारण नागरिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हो सकता है। तो वो गया उसके साथ हेयर कट के लिए और बाल का सैंपल लाया। मैंने लेबोरेटरी भेजकर उसकी डीएनए टेस्ट कराई और एक टैक्सी वाला से मैंने, यूपी वाला टैक्सी वाला से मैंने उसका बाल सैंपल लिया तो दोनों एक ही था। तो मैंने ऐलान किया बॉम्बे में कि राज ठाकरे तो यूपी से आया है, उसका तो डीएनए एक ही है यूपी वाला के साथ। उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो, हम सब एक हैं, मुसलमान हो क्रिश्चियन हो। जिस दिन मुसलमान ये मान लें कि मेरा पूर्वज हिंदू है और गर्व से मान ले, मैं उनको अपना परिवार का हिस्सा बना लूंगा। यदि वो मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये देश तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए एक अलग देश बनाया है, वो पता नहीं कितना दिन रहने वाला है, 4 टुकड़ा हो सकता है उसका, क्योंकि बड़े समस्या में है। लेकिन इस देश में हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसके माने हिंदू हैं या हमारे पूर्वज हिंदू हैं, ये हम मान करके बनना चाहिए। और ये सनातन धर्म जो है जिसमें ये आती है बात कि जरूर विकास करनी चाहिए, भौतिक विकास करनी चाहिए, परंतु समन्वय होनी चाहिए आध्यात्मिकता के साथ, और समाज में प्रतिष्ठा पैसा से नहीं होती।